हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में आप लोग जानेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फिर कह सकते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में जाना या फिर आप अभी जाने हैं इस क्लास में। पर क्या आपको याद है, क्या एग्जाम टाइम से पहले आपको ये सेकेंड लॉ याद है? फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ तो याद रहता है सभी बच्चों को, नहीं तो थोड़ी बहुत बात उसमें भूल सकती है, पर सेकेंड लॉ क्या याद है आपको? एक बार आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिए कि क्या आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद है। अगर नहीं याद है तो इस वीडियो में आप इसको जानेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको याद करने में आसानी होगी और इसके साथ ही साथ इस क्लास में आप उसका डेरिवेशन और उससे रिलेटेड मोमेंटम को भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स सेकेंड लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोमेंटम क्या है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम टर्म भी यूज़ होता है और अगर आप मोमेंटम को नहीं जानते रहेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप मोमेंटम जान रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके सेकेंड लॉ पर जा सकते हैं, पर अगर नहीं जान रहे हैं तो सुनते चलिए या फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मोमेंटम के बारे में जान लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या होता है? हमारा मोमेंटम होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लग रहा होता है तो आप जानते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ न कुछ मास होता है और जब उस पर कोई भी फोर्स लगता है तो वो क्या करता है? मूव करता है। तो यानी कि जब वो मूव कर रहा है तो कोई ना कोई वेलोसिटी उसमें जनरेट होती है। इनिशियल वेलोसिटी होती है, फिर उसके बाद वो फाइनल वेलोसिटी तक जाती है। तो वहां पर क्या होती है? मास और वेलोसिटी, उन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? हमारा मोमेंटम होता है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज P इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या है? हमारा मास है, वी वेलोसिटी और P क्या है? हमारा मोमेंटम है। क्लियर? अब इसके बाद हमारा आता है इसकी SI यूनिट। SI यूनिट आप लोग जानते हैं कि SI यूनिट क्या होती है? जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना रहता है? मेजर करना रहता है, तो उसकी कोई ना कोई एक यूनिट होती है। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू इसको क्या रखा गया है? SI सिस्टम। क्लियर? तो इसमें आप इसका कैसे निकालेंगे? आप जान रहे हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म यूज हुए हैं? मास यूज हुआ है और वेलोसिटी यूज हुआ है। तो मास में कौन सा यूनिट यूज होती है? वो होती है हमारी किलोग्राम। क्लियर? मास और वेलोसिटी। क्लियर? तो वेलोसिटी में क्या यूज होता है? वेलोसिटी में होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंपली इसकी SI यूनिट आ गई। अगर आप भूल भी जाते हैं कि SI यूनिट क्या है तो एक बार आप थोड़ा सा सोचिएगा और इसके बाद आपके फॉर्मूले से ही इसकी SI यूनिट निकल जाएगी। क्लियर? तो वहां पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये हेल्प करेगा SI यूनिट निकालने में, अगर आप भूल गए हैं। क्लियर? तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स उसकी यूनिट पर जाता है। अगर कोई भी कैलकुलेशन है या फिर कोई भी सॉल्व कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन आप। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसी तरीके से कुछ वर्क करता है, पर वहां पर थोड़े से चेंजेस होते हैं। वहां पर क्या चीजें होती हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लग रहा होता है, कोई भी फोर्स लग रहा होता है और उसका जो क्या कहते हैं नेट रिजल्ट है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी कि जैसे आपने जाना था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, आपको अगर याद होगा तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाया जाता है, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स जब उस पर लगता है तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है और अगर मोशन में है तो मोशन में रहता है। तो यानी कि वहां पर क्या होता है? कोई भी वर्क नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हैं वहां पर जो नेट रिजल्ट होता है वो जीरो होता है। तो इस केस में क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के केस में होता है कि अगर ऑब्जेक्ट वहां पर है तो वहीं पर रुका हुआ है। इन द सेंस आप उसे कह सकते हैं कि अगर उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, यानी कि जो रेस्ट ऑफ मोशन है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया का जो केस है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से मूव नहीं करता है, वहीं पर रुका रहता है और उसका क्या कहते हैं नेट रिजल्ट जीरो होता है, तो वहां पर क्या होता है? मोमेंटम हमारा कंजर्व हो जाता है। कंजर्व कैसे हो जाता है? क्योंकि उसके मास और वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है। मास तो आप जान रहे हैं सेम ही रहेगा और वेलोसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। और कैसे इसको जानेंगे? जब आप जानेंगे कि इसमें क्या होता है, P हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वेलोसिटी के। अब ये जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? और इसके पीछे एक चीज़ और है, मतलब एक पॉइंट और है ऐसा कि जब जब आपका मोमेंटम क्या होगा? इंक्रीज होगा,
तो आपका मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। या फिर अगर आपका मास इंक्रीज हो रहा है तो आपका मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं P इक्वल टू एम डॉट वी है। और इंक्रीज कैसे हो रहा है, इंक्रीज इस तरीके से हो रहा है कि लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कि एक ट्रक है, एक क्या है, ट्रक है, जिसका मास कितना है, जिसका मास है 1000 kg, जिसका मास है 1000 kg और वेलोसिटी उसकी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर। और कैसे मूव कर रहा है, उस पर एक प्रेशर लगाया जा रहा है, कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। क्लियर। तो और इसके बाद दूसरा एक ट्रक है, एक ट्रक 2 है, एक ट्रक 2 है और उसका भी मास कितना है 1000 kg है। क्लियर। 1000 kg है, पर उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो इस केस में आप देखेंगे कि वेलोसिटी दोनों की डिफरेंस है। अगर हम लोग इसको इस फॉर्मूले पर रखते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू एम डॉट वी एंड P इज इक्वल टू एम डॉट वी, यानी कि m इंटू वी, तो मास आप लोग जान रहे हैं कि इसका कितना है 1000, वेलोसिटी 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 2, जो कितना हो जाएगा 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में चेंजेस कैसे आए, दोनों के मास देखिए क्या थे, सेम थे, पर जब वेलोसिटी देखिए आपकी क्या हुई, जब वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो मोमेंटम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सेम ऐसे केस में अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर इसको 100 kg कर दूं, इसको 1000 कर दूं और इसकी वैल्यू बदलकर 1 कर दूं, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब जब क्या होता है, या फिर सेम कर लेते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने इधर 2 कर दिया और इधर 1000 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि जब जब आपका मोमेंटम बढ़ेगा या फिर जब जब आपका मास बढ़ेगा तो आपका मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब जब आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी तब तब आपका मोमेंटम भी बढ़ेगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर कह सकते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ पर। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एकदम एग्जैक्ट लिखना होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। इसको आपको याद करना होगा और इसे आप समझ के याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी इसको लिखने में। क्लियर। तो इसको आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें कोई भी वर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और याद करने की कोशिश करिएगा इसको समझते हुए। तो देखिए इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जिस रेट से मोमेंटम क्या चेंज हो रहा है किसी भी बॉडी का, यानी कि रेट का क्या मतलब है यहाँ पर, टाइम। जैसे किसी भी बॉडी पर मोमेंटम अप्लाई हो रहा है तो आप जान रहे हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, मास और वेलोसिटी। और उसमें क्या चेंज हो रहा है, टाइम का चेंज। क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, उसके पास कुछ मास है, उसमें कुछ वेलोसिटी परफॉर्म हो रही है, इनिशियल होगी फिर फाइनल होगी, तो उस केस में कोई ना कोई टाइम का ज़रूर ना इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब चेंज हो रहा है टाइम किसी भी बॉडी का, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स, यानी कि उस पर जो भी फोर्स क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। क्योंकि आप जान रहे हैं कोई ना कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें वेलोसिटी हो रही है और टाइम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। रेट का क्या मतलब है, यहाँ पे टाइम है। किसमें चेंज आ रहा है, इसमें, इसके मोमेंटम में। क्लियर। टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन इट एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में टेक प्लेस हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हमने इससे पहले ट्रक वाला केस समझा, तो लेट सपोज ये क्या है, ट्रक है। बस आपको सपोज करना है ये क्या है, ट्रक है, और इस डायरेक्शन में इसको क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। इसका वेट लेट सपोज आप मान लीजिए फिर से 1000 kg है, 1000 kg है, और ये 1 मीटर पर सेकेंड से इसको क्या किया जा रहा है, इसमें वेलोसिटी दी जा रही। कैसे दी जा रही है, इसको एक आदमी है, एक मैन है, एक मैन क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। क्लियर।
अगर आप आदमी नहीं रखना चाहते हैं समझने के लिए तो अपने किसी दोस्त को रख लीजिए, वो क्या कर रहा है, आपकी स्कूल की बस को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है जब आपकी स्कूल की बस रास्ते में क्या हो गई है, बंद हो गई है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब इसको पुश किया जा रहा है तो इसमें 1 मीटर की क्या लग रही है, वेलोसिटी लग रही है, और इसका मास कितना है, 1000 kg है। सेम एक बस और है जिसको आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बस में बच्चे बैठे हुए हैं, वो सभी लोग इसको धक्का दे रहे हैं। लेट सपोज उस बस में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, लेट सपोज उस बस में 10 बच्चे बैठे हुए हैं। अब 10 बच्चे इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ये सेम उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। पर जो अब इसकी वेलोसिटी है, अब जो इसकी वेलोसिटी वो कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी में क्या आया है, चेंज आया है। पहले 1 मीटर था, अब 10 मीटर आया, और मास दोनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या आएगा, टाइम का चेंज आ सकता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यानी कि आप देख रहे हैं कि पहले इस पे जितना भी फोर्स लग रहा था तो ये 1 मीटर पर सेकेंड क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। और अब जब इस पे फोर्स लग रहा है 10 पर्सन्स का या फिर 10 स्टूडेंट्स का, तो इसमें कितना मूवमेंट हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो रही है। तो इस केस में आप बता सकते हैं ये कैसा है, ये स्लो है, और ये कैसा हो रहा है, फास्ट मूव कर रहा है। क्यों फास्ट मूव कर रहा है, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इस पर कितना कम लग रहा है फोर्स। तो इसमें से साफ साफ यही बात बताई गई है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी के जिस फोर्स पर अप्लाइड हो रहा है, यानी कि अप्लाइड फोर्स ऑन इट एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया जा रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली बस को क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। तो ये इसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्लियर। अब इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। वो क्या है, F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करना है ये हम लोग अभी आगे देखते हैं। क्लियर। जैसा मैंने आपको अभी डेफिनेशन समझाया, अगर आपको क्लियर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एक बार मैं फिर से उसको आपको समझा दे रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो देखिए डेफिनेशन में क्या कहा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, डायरेक्टली फोर्स के। जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसकी वजह से टाइम का चेंज आ रहा है मोमेंटम में। बस इतनी सी बात है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन पे। डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको दो तीन चीजें क्या करनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी, या फिर आप कह सकते हैं एज्यूम करनी पड़ेगी। तो लेट कर लीजिए, लेट कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट एनी ऑब्जेक्ट, जैसे आप इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा या फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। लेट कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, उसका मास m। मास की बात मैंने की है, लेट द एनी ऑब्जेक्ट मास m। उसके बाद वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को भी आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट द वेलोसिटी v। क्लियर। तो अब इसमें एक तरीके से ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कोई भी, जैसे ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, मास इसका m है, और इस पर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब आप जान रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो वो क्या करता है, मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में। तो जब ये इनिशियली मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, आप जानते हैं u, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है हमारी, u होती है। और फिर उसके बाद यही ऑब्जेक्ट एक पॉइंट आएगा जब इस पर फोर्स अप्लाई होगा और इसका मास m है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, v से डिनोट करेंगे। तो जब हमारे पास दो केसेस बनते हैं कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला था जिसमें हम लोग किसने जाना था, मोमेंटम में। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मोमेंटम में आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू m डॉट v, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या था हमारा, प्रोडक्ट था मास और वेलोसिटी का। क्लियर। अब इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि हमारे पास मास भी है और वेलोसिटी भी। वेलोसिटी दो पार्ट्स में, पहली क्या है इनिशियल, दूसरी क्या है फाइनल। क्लियर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दैट P1 इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और P2 इज इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। क्लियर। अब इसमें बात आती है कि चेंज इन वेलोसिटी, इसमें चेंज क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम
वो क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ का डिफरेंस निकाला जाता है तो वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर। तो फाइनल क्या है हमारा, फाइनल है mv, फाइनल क्या है हमारा mv माइनस mu। क्लियर। तो यहां से हमारा क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज mv माइनस mu। अब इसके बाद इस डेफिनेशन के थ्रू हमने क्या जाना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात क्या की गई थी, उसमें टाइम की बात की। जब आप जान रहे हैं कि इसमें कोई भी क्या हो रहा है, कोई भी मास है, उस पर वेलोसिटी लग रही है, इनिशियल वेलोसिटी फिर फाइनल वेलोसिटी, कैसे लग रही है, इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, अप्लाइड फोर्स हो रहा है एक्सटर्नली, तो इसमें कोई ना कोई टाइम जरूर लग रहा होगा। तो यहां पर अब हम लोग क्या रखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या रखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा mv माइनस mu बाई टाइम t, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मास वही है, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक का जो सफ़र है उसमें कोई ना कोई टाइम लगा होगा। क्लियर। अब इसके बाद जैसे कि आपने डेफिनेशन में जाना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, उस पर अप्लाइड फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स इसके क्या हुआ, आपने जैसे डेफिनेशन में जाना वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किसके, मास के और टाइम के, यानी कि एक तरह से मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर कह सकते हैं और भी आगे इस चीज़ को आप जानेंगे कि मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो इसमें मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ कि F जो फोर्स है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mv माइनस mu बाई टाइम t के। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हम लोग को क्या लाना होगा, इक्वल टू लाना होगा। तो इक्वल टू के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू में लाते हैं, तो F इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, उसके बाद mv माइनस mu बाई टाइम t। अब ये K लाने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये क्या था, हमारा प्रोपोर्शनल था, और जब हमको इक्वल टू में लाना होता है तो एज रूल के हमको K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K को रखना होता है, क्योंकि जब भी कोई चेंज आता है, जैसे वेलोसिटी इसमें बदल रही है, अब इसमें वैल्यूज तो देने रखी है, पर आप जानते हैं कि जब भी वो 2, 3, 4 या फिर 5 जब वो इंक्रीज करती है तो वहां पर हमको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग वैल्यूज नहीं रख रहे हैं। और इस केस में जब हम लोग आगे फॉर्मूला इससे निकालेंगे तो वहां पर K की वैल्यू 1 रख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू K, मास को हम लोग क्या ले लेते हैं कॉमन, तो V माइनस U बाई क्या हो जाएगा T। और आप लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस U बाई T। क्लियर। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू K M A। क्लियर। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर करेंगे लेट द वैल्यू ऑफ K इज 1, और जब K की वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे तो आप लोग जान रहे हैं उसमें इनटू हो जाएगा, और क्या बचेगा, m डॉट a, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से इस डेरिवेशन से ये फॉर्मूला हमको मिल गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर न्यूटन सेकेंड लॉ कह सकते हैं, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बात आती है इसकी SI यूनिट की। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारा मास है, मास की SI यूनिट क्या होती है, दैट इज किलोग्राम, और इसके बाद एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आई होंगी, क्या क्या इसमें बताया गया और कैसे कैसे इसका डेरिवेशन निकाला गया, और किस तरीके से इसके जो डेफिनेशन थी उसको समझा गया, और उसके बाद आप उसको याद कर लीजिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।